मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल में आ गया। मैं इस खुफिया मगर बेहद ख़तरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब ज़रा सी बेहतियाती न सिर्फ मेरा भांडा फोड़ सकती थी बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतों को खुलकर खेलने का मौका भी दे सकती थी। इस वक्त मेरे अलावा किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। चुनांचे मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का अज़म किए हुए था। तीसरे पहर में कर्नल गुप्ता के बंगले में पहुंच गया। ये बंगला किसी गैर बंगाली ताजिर का था जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। नौकर मुझे इसके पास ले गया। इसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मुख्तात अंदाज में पाम आयल नारोबनी मिशन की तफसीलात कुरेदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़मन में बात करने से गुरेज किया, बल्कि मुझे तंबीह की कि बिला ज़रूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज़ ज़ुबान पर न लाओ। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठे पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद इसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम ज़रूरी कागजात इसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चस्पा नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह नंबर B29 दर्ज था। इस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, ये वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तलिस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम यहाँ से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे। वहाँ इंडियन आर्मी का एक जहाज़ तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर कोलकाता पहुँचेगा। वहाँ तुम्हें दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुँचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 15-15-20 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वही 15-15-20 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। इस कागज़ पर मेरी फ्रीक्वेंसी दर्ज है, कोड तुमको मालूम हो जाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रीक्वेंसी पर कोड ज़ुबान में बात कर सकते हो। इसने कागज़ मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंगा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय लॉन्च नाइक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। जोरदार सैल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थी। हम पैसेंजर लाउंज के दरवाजे से गुजरे तो किसी ने मुझसे कुछ न पूछा, कोई कागज़ तलब न किया, बल्कि वहां खड़े मिलिट्री पुलिस के 2 आदमियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक मिनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खसूसी तैयारी के पास ले गई। यहाँ मूंछों वाला लॉन्च नाइक सैल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज़ था जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज़ खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज़ के फर्स्ट क्लास में बिठा दिया और सैल्यूट करके वापस चला गया। जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो फिज़ा में बुलंद होकर कोलकाता की तरफ परवाज़ कर रहा था। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज़ निकाल कर देखने लगा। इस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कोलकाता पहुंचने से पहले फ्रीक्वेंसी याद करके कागज़ ज़ाया कर दिया। जहाज़ कोलकाता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। मैं सोचने लगा कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अरसा पहले मैं इस शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था और आज इंडियन आर्मी के कर्नल की हैसियत से जा रहा हूँ। जहाज़ रनवे पर रुका तो एक फ़ौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कामत फौजी ने मुझे सैल्यूट किया और स्टेशन वैगन का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ़्लाइट नंबर 003 थी। ये इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग तैयारा था जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नारोमनी के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराजकद फौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के तैयारे में सवार करवा के वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कोलकाता के स्याह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं न कहीं मेरा राज फाश हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस खुफिया मंसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा है वो एक दूसरे की शक्ल से नाआशना सा है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉस ऐसा ज़रूर होगा जो हम सब से वाकिफ़ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। और कभी इस बॉस से आमना सामना हो गया तो चश्मे ज़दन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान यहाँ भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को हर ख़तरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था।
एक और ख़तरा मेरे साथ साथ सफ़र कर रहा था। अगरचे मैं हिंदी और संस्कृत ज़ुबान और हिंदू देवमाला के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था और हिंदी में बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये एक ऐसी मजबूरी थी कि जिसका मेरे पास कोई इलाज न था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी। यहाँ एक साहिब का नंबर 15-15-20 था, मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ थे। मैं ब्रीफ केस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर निहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ़ ले आई। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। इसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका ID कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटुए से वो ID कार्ड निकाल कर इसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा के दिया था। इस पुरस्कार आदमी ने ID कार्ड पर लिखा हुआ नंबर B29 देखा तो फ़ौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज़ मेरे साथ आइए। हम इमारत से बाहर आए तो एक जानिब गहरे रंग की मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजार से गुजरती नई दिल्ली की जानिब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्कार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचा कर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सिराने तपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफ केस रख कर पलंग पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भिंची भिंची सी आवाज़ आई। लगता है कि मुंह पर रुमाल रखकर बोल रहा था, जिस पलंग पर तुम बैठे हो इसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। इस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए खत रखा है, इसे पढ़ो और इस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर इसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखट और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकरा गई। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था, जिसकी एक जानिब प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइन रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोला। अंदर से खत निकला, जिसकी तहरीर अंग्रेजी जुबान में टाइप की गई थी। इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं हो। यहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफ़र शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर इसी क्लोजेट में रख दो। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीज़ें रखी हैं। उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफ केस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली की एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तर्जनापुली तक सफ़र करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तर्जनापुली तक का एयर टिकट भी मिलेगा। तर्जनापुली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागज़ों की डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। इसमें तुम्हारे लिए हिदायत होगी। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारोमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मुकाम पर परवाना राह दरी होगा। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल नारोमनी के नाम से बुक है। पाम आयल नारोमनी मिशन। ख़त पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरस्कार होती जा रही थी। मैंने 20 नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर लिया था। इत्मीनान की बात ये थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खतूत में लिखी हुई हिदायत के ज़रिए हो रहा था। अब मुझे तर्जनापुली जाना था। तर्जनापुली जनूबी हिंद की तकून के मशरिकी साहिल पर वाक़े एक मसनूई और देवमाली शहर है, जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर है। मैंने पिछले ख़त की तरह इस ख़त को भी फाड़ कर बाथरूम की सिनक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। इसमें एक बक्स रखा था। बक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी के हरूफ मौजूद थे। साथ ही हिस्टोरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइजेज के नाम का पैड भी मौजूद था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तर्जनापुली का एयर टिकट मौजूद था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफ केस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीज़ें और पतलूनें पड़ी थी। मैंने उन्हें इसी तरह रहने दी। वर्दी बदल कर सिंक सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया।
हैरानी की बात यह थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था। कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेज़ पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफकेस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही इससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। इसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की हिस्टोरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था, इस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। इसके बाद मैंने इससे कोई बात नहीं की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयरबस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आम तौर पर सफ़र करते थे। जहाज़ टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था कि जिस मुक्ति बाहिनी वाले ऑफिसर को कत्ल करके मैंने इसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तान दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस ग्रोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता होगा। जब ही मुझे तेज़ी से एक जगह से बजरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाएं जानिब एक मदारसी बाबू बैठा कॉफ़ी पी रहा था। इसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने हर बार हूँ हाँ करके इसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज़ तरचनापुली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफकेस थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तरचनापुली में शुमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था। मैंने पाम और नारियल के झुंड खड़े देखे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और ये तासर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, पार्क के ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर इसका नंबर लगा हुआ था। सबसे पहला जो बेंच मुझे नजर आया, इसका नंबर 11 था और वहाँ 2 मद्रासी आयाएं बैठी बातें कर रही थी। बच्चे इनके करीब ही घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम ख़त्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेज़ी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नज़रें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती। कमबख्त जम कर बैठा हुआ था और इसके उठने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था, जिसमें कागज़ के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डब्बे पड़े थे। इस टोकरी के नीचे वो ख़त रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं इसे नहीं निकाल सकता था। मेरी नज़रें अखबार पर जमी हुई थी कि एक गेंद मेरे पाँव से टकराए। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और इसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पोश लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली। वो लड़की मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर अपनी ज़ुबान में कुछ बोली। मैंने गेंद इसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में कहा कि मैं इसकी ज़ुबान नहीं बोल सकती। जनूबी हिंद में अंग्रेज़ी आम है। यहाँ का हर आदमी अंग्रेज़ी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियाँ तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेती हैं। इस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था। रंग वहाँ की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफ़ेद फूलों का जोड़ा लगा हुआ था। इसने गेंद लेकर अंग्रेज़ी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। इसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्रार सी दिलकशी थी। मैं इसके सरापे से नजरें न हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चल दी। दरख्तों के झुंड में जाते हुए इसने पलट कर मेरी तरफ देखा। खुदा खुदा करके मद्रासी बूढ़ा बेंच पर से उठा। अखबार लपेट कर अपनी सदरी की जेब में ठोंसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। यहाँ एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा तो अंग्रेजी टाइप शुदा था। तरचनापुली के कोलपटा चौक में कृष्णा होटल है। इसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। इस आदमी के शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह B29 लिखा होगा। मैंने खत फाड़ कर पानी में बहा दी।
टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाली स्टैंड से टैक्सी ली और इसे कोलपटा चौक कृष्णा होटल चलने को कहा। तिरुचिरापल्ली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर था। तकरीबन हर सड़क के दूसरी जानिब पाम के दरख्त नजर आते हैं। कोलपटा चौक देखकर मुझे कोलकाता का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था, बीच में गोल दायरा बना हुआ था जिसमें सब्जा और फूल दिन की सुनहरी धूप में मुस्कुरा रहे थे। काउंटर पर एक खुश शक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदिया लगाए जोड़े में तरनारी के सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। इसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12 है सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था, बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताज़ादम हुआ, फोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में कयामत की मिर्चें थी। जनूबी भारत में सुरख मिर्चें इस तरह खाई जाती हैं जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं। खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आँख खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही कॉफ़ी मंगवा कर पी ली। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पूछा, आपके पास प्लास्टिक का सामान के नमूने होंगे? हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल खरीदना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये इसी खुफिया गैंग का कोई आदमी है। मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं 10 बजे रात आऊँगा। फ़ोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चुनाचा कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल रही थी। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर आ जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। फिल्म का नाम तामिल और हिंदी में कारायका लिखा था। बाएं जानिब एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केलों के गुच्छे रेस्टोरेंट के बाहर लटकाने का रिवाज आम था। लोग तामिल, तेलुगु और कैंट्री जुबान में बातें कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से इसी सामली लड़की को निकलते देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। इस वक्त वो स्याह साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया और जोड़े में सफ़ेद फूलों का गजरा था। इसने भी मुझे देखकर तो ज़रा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। इसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजरते हुए चली गई। मैं मार्केट की राहदारियों में टहलता रहा, फिर वापस अपना अखबार पढ़ने लगा। जगह जगह खबरों में ढाका फॉल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खद्दरपोश अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। पहली नज़र में मुझे वो कोई कांग्रेसी लीडर लगा। इसने मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राजा राम तिवाड़ी आप ही हैं? जी हाँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, हमें अपनी दुकान के लिए आपकी फर्म की मसनूआत की ज़रूरत है। मैंने अपने ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसे दिखाया तो वो मुस्कुराए और इसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मेरे सामने कर दिया जिस पर B29 के हिंद से लिखे हुए थे। तिवाड़ी साहब, इसने शनाख्ती कार्ड ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं इसके साथ होटल से बाहर आ गया। बाहर इसकी छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे लेकर एक सुनसान सड़क पर रवाना हो गया। वो खामोश था। पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का सुराग लगाने की मुहिम मुझे गहराइयों में उतारे चले जा रही थी और अभी तक मैं मामले की तह तक भी नहीं पहुंच सका था। तिरुचिरापल्ली के मज़ाफ़ात में से गुजरने वाली सड़क पर मौत का सा सन्नाटा था। कार फराटे भरती उड़ी जा रही थी। एक जगह गाड़ी रोककर वो बोला, यहाँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। एतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। अब कार आगे रवाना हुई तो किसी चौक में पहुंचकर इसने गोल दायरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक सिमत को रवाना हो। ये इसके लिए किया गया था कि मैं आसानी से रास्ता तलाश न कर सकूं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कार किस सिमत में जा रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कार किसी सुरंग में दाखिल हो गई है। इंजन की आवाज़ गूंजने लगी थी। मैं खामोश बैठ रहा। इस सुरंग में कोई 5 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह घूम कर रुक गई। फिर वो शख्स मेरा हाथ थाम कर एक जगह सीढ़ियाँ उतरने लगे। यहाँ एक दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। मेरे साथी ने कहा, पट्टी की ज़रूरत नहीं। मैंने पट्टी हटाकर देखा कि मेरे गाइड एजेंट ने चेहरे पर एक स्याह नकाब पहन रखा था कि इसकी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थी। बाकी सारा चेहरा इस स्याह नकाब में छुप गया था। एक ऐसा ही नकाब इसने मेरे चेहरे पर भी डाल दिया था। हम एक तंग राहदारी में चलने के बाद एक गोल कमरे में पहुंच गए।
यहाँ वस्त में एक मेज़ थी। दरवाजे के साथ 4 कुर्सियाँ रखी थी। एक गोल कुर्सी मेज़ के पीछे भी थी। मेरा साथी मुझे इस कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने एक कमरे का जायज़ा लिया। दीवार में छत के करीब एक चौखटा लगा हुआ था जिसमें से ताज़ा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मान दरवाज़ा खुला और एक भारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। इसके हाथ में ब्रीफकेस था। इसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मगर कंधे पर ओहदे का निशान नहीं था। इसका चेहरा भी नकाब में छुपा हुआ था। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। वो मेज़ के पीछे वाली गोल कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलकर एक फ़ाइल निकाली और दीवार पर लगी मरकरी लाइट में इसका मुतालिया करने लगा। फिर मेरी तरफ देखे बगैर अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोला, कर्नल नारोमनी, मेरे पास तुम्हारा फुल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तो जान हवा हो गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।